वेरी गुड डे एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी प्रोटीन्स के बारे में, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के इस सीरीज़ में आज हम आपसे बात करेंगे फैट्स के बारे में। फैट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारा डिस्कोर्स आपके चारों तरफ चलता है, यानी आप खाने में फ़ैट के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, लोगों के बॉडी टाइप्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, और बहुत सारी सलाहों के बीच आप फैट का डिस्कशन करते हैं। हमारा डिस्कशन डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिकनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, इसलिए आप नहीं चाहेंगे कि आप बहुत डिटेल बायोकेमिस्ट्री में जाएं, लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में फ़ैट का ओवरऑल जनरेशन कैसे होता है और हमारी एडिपोसिटी कैसे बढ़ती है, और फैट को बॉडी किस तरह से डाइजेस्ट करती है और किस तरह से मेटाबोलाइज करने की कोशिश करती है। आप जब भी कोई फैट कंज्यूम करते हैं, चाहे वो चीज़ हो या बटर हो या रेड मीट्स हो या ऑयल्स हों, आपकी बॉडी में उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने की एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में सबसे पहले आपका सैलिवरी लाइपेज काम करना शुरू करता है। यानी लाइपेज वो एंजाइम है जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए आपकी बॉडी यूज़ करती है। सैलिवरी लाइपेज हमारी बॉडी में एंटर होने वाले फैट्स को सबसे पहले 10 से 15% तक ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, और उसके बाद उसको स्टमक में अंदर भेजता है। स्टमक में जाने के बाद उसमें अगली प्रक्रिया शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। आपके गॉल ब्लैडर से निकलने वाले बाइल एसिड्स उसमें इमल्सिफिकेशन का काम शुरू करते हैं, और उन पार्शियली लूजन्ड आउट फैट मॉलिक्यूल्स को और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं। आसान भाषा में अगर आप समझना चाहें तो यदि आप 1 चम्मच ऑयल लें और उसमें यदि आप वॉशिंग पाउडर या किसी भी किस्म का डिटर्जेंट डालते हैं, तो वो ऑयल के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर इमल्सिफाई हो जाते हैं। ये वही प्रक्रिया है जो आपके स्टमक में जाके शुरू होती है। इसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं एंजाइमेटिक लाइपोलिसिस, यानी फर्दर ब्रेकडाउन। आपके पैंक्रियाटिक और गैस्ट्रिक लाइपेज वापस से इन ब्रोकन डाउन ग्लोब्यूल्स के ऊपर एक्शन शुरू करती है और उनको और भी ज़्यादा तोड़ती है छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि वो एब्जॉर्बेबल और ट्रांसपोर्टेबल कंडीशन में आ जाएं। फैट मॉलिक्यूल्स आमतौर पर हाइड्रोफोबिक होते हैं। जैसे आम जिंदगी में यदि आप किसी भी ऑयल की एक बूंद के ऊपर आप पानी डालें तो दोनों आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते, आप उनको कभी भी घोल नहीं सकते आपस में। सिमिलरली आपके जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं या फैट मॉलिक्यूल्स, ब्रोकन डाउन फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन होने के बाद वो पार्शियली हाइड्रोफिलिक उनको बना दिया जाता है सॉल्युबलाइजेशन की प्रोसेस से। इस प्रक्रिया के बाद जो काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं, जो कि फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जिनमें इन फैट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है, जिसमें ट्राइग्लिसरॉल्स कैरी होते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स एक तरह से आप समझ सकते हैं वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो आपके पोर्ट ऑफ एंट्री यानी आपके स्टमक से लेके आपके टिश्यूज तक इन फैट मॉलिक्यूल्स को या इन फ्री फैटी एसिड्स को पहुंचाने का काम करते हैं। इन काइलोमाइक्रॉन्स में से जब ब्रेकडाउन होता है तो फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, यानी अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखें तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ आपको 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, और जब इनका रिलीज होता है तो ये फ्री फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में, आपके टिश्यूज में एब्जॉर्ब या ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार होते हैं। अब अगर आपने पिछले हमारे कुछ एपिसोड्स देखे हों तो आप शायद जानते होंगे कि आपकी बॉडी सिर्फ 2 स्टेट में होती है, एनाबॉलिक स्टेट और कैटाबॉलिक स्टेट। अगर आप एनाबॉलिक स्टेट की बात करें तो इनका ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से होता है कि ये फ्री फैटी एसिड्स जाकर आपके एडिपोज टिश्यू में अटैच होकर उनके साथ वहीं पर सेटल होते हैं, या फिर आपके लिवर में एंटर करते हैं, और जब एक्सेसिव क्वांटिटी में अगर वो आपके लिवर में एंटर करने लगते हैं तब जाकर आपको फैटी लिवर जैसी समस्याओं की शुरुआत होती है। हमारे पिछले एपिसोड्स में आपने देखा, जब हमने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की बात की थी, ये प्रक्रिया है एनाबॉलिज्म की, यानी अंदर आने वाले फैट को आपकी बॉडी किस तरह से डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है और उन टिश्यूज तक पहुंचाती है। अब तक हमने देखा कि आपकी बॉडी में आने वाला फैट पहले ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है और उन जगहों पर जाता है जहां पर उसको जाने की आवश्यकता होती है या जहां पर उसके डिपोजिशन की साइट है। ये आम धारणा थी कि आप सिर्फ खाने के बाद अपनी एडिपोसिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रीसेंट रिसर्च स्टडीज ये बताती हैं कि माइटोसिस की प्रोसेस से ये आपके जो एडिपोस टिश्यूज हैं
उनके सेल्स भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं अपने स्वयं के दम पर। यानी आप तो जो जमा कर रहे हैं वो तो जमा कर ही सकते हैं, लेकिन आपके सेल्स भी मल्टीप्लाई करके यूजुअली आपके वेट को या आपकी एडिपोसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एनाबॉलिक प्रोसेस का अंत होता है। अब यदि आप देखें तो इसका यूज बॉडी कैसे करेगी। अब ये जो भी फैट्स डिपॉजिटेड हैं वो एक तरह से आपकी बॉडी में डिपॉजिटेड एनर्जी है, और इस एनर्जी का डिप्लॉयमेंट बॉडी तब करती है जब आप किसी हैवी एक्सरसाइज में अपनी एनर्जी को डिप्लॉय करना चाहते हैं या आप किसी स्टार्वेशन की प्रोसेस से गुजरते हैं। तब शुरुआत होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस की, यानी इसी एनर्जी की ब्रेकडाउन होने की और उसके कन्वर्जन की प्रक्रिया, जिससे बॉडी यूजेबल एनर्जी बना सके, जिसको आप कहते हैं एटीपी। और इस एटीपी का निर्माण होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी वो लाखों करोड़ों सेल्स, लगभग 100 बिलियन सेल्स इन योर बॉडी। हर सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है और वो माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस का काम करता है और वो इन फ्री फैटी एसिड्स को यूज करता है एज एनर्जी और उनको बर्न करके एटीपी बनाता है। कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में ये पूरी प्रक्रिया इसके ठीक रिवर्स होती है। जब आप कैटाबॉलिक स्टेट में जाते हैं तब यही फ्री एसिड्स वापस रिलीज होते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट शुरू होता है और ये बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू कार्निटीन शटल को यूज करके आपके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं और तब जाकर आपका माइटोकॉन्ड्रिया इन्हें यूज करता है और कन्वर्ट करता है एटीपी में, जो आपकी बॉडी में यूजेबल एनर्जी है। ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है और बहुत क्विक एक्सप्लेनेशन है, ताकि आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल मसले में ना उलझें। आपके लिए जो टेक होम इस पूरे डिस्कशन में आज के होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप जब भी फैट जमा करते हैं, यानी एनाबॉलिक स्टेट में, आप फैट कई तरीकों से जमा कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो जो अनयूज्ड एनर्जी है वो फैट बनाकर ही आपकी बॉडी स्टोर करती है, क्योंकि आपकी बॉडी सिर्फ एक ही चीज़ समझती है कि अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको स्टोर करना है, उसको फैट बनाकर स्टोर कर लीजिए। या तो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाकर फैट बना सकते हैं एक्सेस एनर्जी से, या आप प्रोटीन्स का भी बहुत एक्सेस कंजम्पशन करेंगे तब भी आप देखेंगे कि एक हिस्सा उसका आपकी बॉडी में फैट्स की तरह स्टोर होता है। और अगर आप फैट्स भी कंज्यूम करते हैं तो उसका सीधा सीधा हिस्सा जाकर आपकी एडिपोसाइट्स के ऊपर जमा होता है, यानी आपके मेजरमेंट्स बढ़ते हैं और आपकी बॉडी में फैट्स का डिपोजिशन बढ़ता है। अब ये तो हो गया अंदर आने का मामला। यदि आप इस डिपॉजिटेड एनर्जी को, जो आपके शरीर में ऑलरेडी है, अगर इसको आप बर्न करने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं अपनी बॉडी को, तो आप कैटाबॉलिक स्टेट में जाएंगे ही नहीं। और यदि कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं जाएंगे तो आपकी बॉडी की जो कॉन्करेंट नीड है वो पूरी होगी आपके करंट कंजम्पशन से, यानी आपकी बॉडी में काफ़ी एडिपोसिटी है, आप एक्सटर्नली कुछ कंज्यूम कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी की तत्कालिक जो आवश्यकता है वो पूरी होती है, आप बहुत मेहनत के काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी आपके एग्जिस्टिंग फैट को बर्न करने की कोशिश करे अंडर स्टारवेशन और अंडर एनफोर्समेंट, कि अब उसको निकालकर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए देना है। फैट्स के डिपोजिशन के साथ एक और बड़ी समस्या ये होती है, जो डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का एक्शन कमज़ोर होता है। और जब भी इंसुलिन का एक्शन कमज़ोर होगा तब आपकी बॉडी इंसुलिन को और भी ज़्यादा निकाल के उसको कवर अप करने की कोशिश करेगी, और जब ये प्रोसेस होती है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ावा देते हैं, जिससे आप प्री डायबिटिक और प्री डायबिटिक से डायबिटीज़ की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस पूरी बात का सीधा सीधा लब्बो लुबाब सिर्फ इतना बनता है कि आप जो भी कंजम्पशन करते हैं उसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना है, चाहे वो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो एक्सेस ऑफ प्रोटीन हो, चाहे वो एक्सेस ऑफ फैट्स हो। बहुत सारी थ्योरीज मार्केट में फ्लोट होती हैं, बहुत सारे लोग आपको तरह तरह का सजेशन देते हैं, लेकिन यकीन मानिए कुदरत का अपना एक अलग फार्मूला है, और ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस में आप शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में आप कभी भी कोई ऐसी फैट डाइट्स या किसी भी किस्म की क्रैश डाइट का इस्तेमाल ना करें जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान हो, शॉर्ट टर्म के कुछ फ़ायदों को छोड़कर। हमेशा एक बैलेंस डाइट की तरफ जाइए और कभी भी उस रास्ते को मत छोड़िए। यू विल ऑलवेज हैव गुड लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड विथ ज़ीरो सिकनेस। आज के इस एपिसोड को हम यही रोकेंगे और हम चाहेंगे कि आप इस बारे में अपने अनुभव, अगर आप हाई फैट डाइट को कंज्यूम करते हैं या आप हाई प्रोटीन डाइट को कंज्यूम करते हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप एक डायबिटिक हैं तो क्या करने से आपको फ़ायदा मिला, किस तरह की डाइट्स आपको बेनिफिशियल लगती हैं, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर डालिए।
मुझे पढ़कर काफ़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।